हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम लोग शुरू करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में लेक्चर नंबर 8। और इस 8 लेक्चर में जैसा कि हम लोगों ने 7th लेक्चर में एरर एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। एरर का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल जो उसकी एक कह सकते हो कि एक अंडरस्टैंडिंग है, वो हम लोगों ने डेवलप कर लिया था इसके पहले वाले क्लास में। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं था, तो एक क्लास में इसकी जो कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग आज इस क्लास से अब एरर एनालिसिस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो हम लोग शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि हमेशा हम लोग जो करते हैं वही से शुरुआत करेंगे। पहले बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले क्वेश्चंस करते हैं, फिर धीमे धीमे लेवल बढ़ाएंगे और हम लोग फिर नीट, मेंस और एडवांस लेवल तक भी जाते हैं। ये हम लोग का करने का प्रोसीजर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग के प्रिपरेशन में यही होगी कि हम लोग का जो क्वेश्चंस करने का तरीका होगा वो ऐसा होगा कि सिर्फ हमें क्वेश्चंस ही नहीं होंगे कि प्रैक्टिस कर रहे हैं 10 क्वेश्चन क्या, 20 क्वेश्चन क्या, नंबर्स काउंटिंग करने वाली बात यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ बात वो होगी कि वो 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने किसी क्लास में किया वो हमें उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को कितने हद तक क्लियर किया। क्योंकि एक चीज़ तुमको फिज़िक्स पढ़ते वक्त तुमको एक बात एक्सेप्ट करनी होगी कि बच्चों बिना न्यूमेरिकल्स किए, क्वेश्चंस किए हम लोग कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझ नहीं सकते। अगर थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को बहुत बढ़िया से समझना है तो क्वेश्चंस अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, न्यूमेरिकल्स करो, तब जाके वो कॉन्सेप्ट हमें और क्लियर होते हैं। तो हम लोग का जो प्रिपरेशन करने का तरीका है वो ये है कि हम लोग सिर्फ अपने काउंटिंग नंबर बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करेंगे। हमें देखना होगा कि हम जो कोशिश करें वो हमारे अंडरस्टैंडिंग को, फंडामेंटल्स को, कॉन्सेप्ट्स को कितना क्लियर करते हैं। ओके, वंस फंडामेंटल्स आर क्लियर्ड तो फिर वो लेवल बढ़ाने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती। जहाँ पर बच्चों फंडामेंटल्स में क्लियर नहीं है, जहाँ बेसिक्स क्लियर नहीं है, वहाँ पर लेवल हम लोग नहीं बढ़ा सकते। तुम कभी नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर सकते अगर बेसिक्स किसी टॉपिक के क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अगर जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो उन लोग को मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जाके लेक्चर नंबर 7 को अच्छे से थॉरली देखें, कॉन्सेप्ट जो बताए गए हैं उनको समझें, नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं, एंड देन आफ्टर अटेंड दिस क्लास जिसमें हम लोग आज से क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की जो क्लास होगी, आज की जो क्वेश्चंस होंगे बहुत बेसिक, बहुत फंडामेंटल, बहुत ज़ीरो से होंगे। ठीक है, लेकिन यही प्रॉपर तरीका होता है किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने का। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा स्मार्ट प्रिपरेशन, ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएगी तो फिर जहाँ हम जाना चाहते हैं इट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक है, चलो तो हम लोग शुरू करते हैं बच्चों आज के अपने पहले क्वेश्चन से। एरर एनालिसिस पे हम लोग आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लेके चलते हैं। क्वेश्चंस मैं लिखवाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के मेन पॉइंट्स को लिखूंगा। कॉपी पर लेके बैठना है, जिसका मन करे क्वेश्चंस को अच्छे से लिखो फिर सॉल्व करो। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन लेते हैं जहाँ से एरर के अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग बात करते हैं, किसी स्टूडेंट ने एक सिंपल पेंडुलम पे एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को उसने 5 बार कैलकुलेट किया। उन 5 बार उसने कैलकुलेट नहीं, वर्ड मुझे इसको करना चाहिए, आई शुड से मेज़र किया। ठीक है, हम लोग टाइम पीरियड मेज़र करेंगे। उसने अपने एक्सपेरिमेंट में सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को 5 बार मेज़र किया और वो पाँचों वैल्यूज़, 5 ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हो, 5 वैल्यूज़ भी कह सकते हो, 5 रीडिंग्स भी कह सकते हो। वो 5 वैल्यूज़, वो 5 ऑब्जर्वेशन, वो 5 रीडिंग्स एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की ये हमें दिया हुआ है। लाइक 2.67 सेकेंड, 2.51 सेकेंड, 2.73 सेकेंड, 2.57 सेकेंड एंड
5.65 सेकेंड। ये 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के 5 ऑब्जर्वेशन मेरे पास आए हैं। ठीक है, एक बच्चे ने किसी ने एक्सपेरिमेंट किया और सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की वैल्यू उसने ऐसे मेज़र करी। अब सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट से हम सब जानते हैं कि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू फाइंड करने का बहुत अच्छा तरीका होता है ये, तो उसी से जुड़ा हुआ ये मान लो एक्सपेरिमेंट है। तो एक सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड को 5 बार मेज़र किया गया। तुम कह सकते हो सर 5 बार मेज़र किया, वही पेंडुलम है, वही इन्वायरमेंट है, वही इंसान है, रीडिंग्स डिफरेंट क्यों आ रही है? तो बच्चों यही तो एरर होता है। हमने कहा था कि कुछ एरर्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे अनप्रेडिक्टेबल रीजंस होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? रैंडम एरर्स। हल्का सा टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हो गया, या हल्का सा इन्वायरमेंट पे कुछ ऐसा बदलाव जो हमको पता नहीं कहाँ से आ गया, तो रैंडम एरर्स आ सकते हैं। रैंडम एरर्स को दूर करने का मैंने उपाय क्या बताया था? जल्दी बताना, कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। रैंडम एरर को अगर हमको हटाना हो तो हमें क्या करना चाहिए? सारे बच्चे इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। ये 5 ऑब्जर्वेशन है। इस 5 ऑब्जर्वेशन में हमें फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर। इसमें हमको रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर दोनों फाइंड करना है। इसलिए बच्चों बोल रहा हूँ कि जिन बच्चों ने फर्स्ट इसके पहले क्लास नहीं देखी है, रिलेटिव एरर क्या होता है, परसेंटेज एरर क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, वो सब जाके देखें इसको। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमने एक तुमको प्रोसीजर, एक मेथड तुमको बताया भी था, जहाँ पर केवल ऑब्जर्वेशन मुझको पता है, इसकी ट्रू वैल्यू क्या है मुझको नहीं पता। हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, ट्रू वैल्यू कैसे पता होगा? हम तो एक रफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जहाँ पर कुछ वैल्यूज हमको मिल रही है, हमसे उसकी ट्रू वैल्यू का कोई कनेक्शन नहीं कि उसकी ट्रू वैल्यू क्या है। हमको तो वही पता कर रहा है कि ट्रू वैल्यू क्या है। ठीक है, तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिए और उसके 5 ऑब्जर्वेशन हमारे सामने हैं। हमें इस ऑब्जर्वेशन में, इस रीडिंग में, इस एक्सपेरिमेंट में परसेंटेज एरर फाइंड करना है, रिलेटिव एरर फाइंड करना है, ये 2 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि यार हमें एक ट्रू वैल्यू चाहिए होती है, कि ट्रू वैल्यू से हम लोग कंपेयर करके एरर पता करें कि किस ऑब्जर्वेशन में, किस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में कितना एरर है। ये कैसे पता करोगे? जब कोई एक ट्रू वैल्यू पता हो जिससे कंपेयर करके कह सको कि हाँ यार इसमें इतना एरर है, इस रीडिंग में इतना एरर है, इस ऑब्जर्वेशन में इतना एरर आ रहा है, तो कोई एक वैल्यू तो पता होना चाहिए। किसी एक्सपेरिमेंट अगर को ये पहले से पता हो तो अच्छी बात है। जहाँ नहीं पता वहाँ पर बच्चों इन ऑब्जर्वेशन से क्या निकालते हैं? एवरेज। और उसका फ़ायदा ये भी होता है कि एवरेज निकालने में जो रैंडम एरर है वो हमारा एलिमिनेट हो जाता है काफ़ी हद तक। तो अगर मैं इसका एवरेज वैल्यू फाइंड करूँ, जिसको हम लोग ए मीन कह सकते हैं, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, तो क्या होगी वो मीन या एवरेज वैल्यू? सभी को ऐड कर दिया जाए। 2.67 प्लस 2.51 प्लस 2.73 प्लस 2.57 प्लस 2.65 एंड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, इसको ऐड किया जाए तो 718, 311, 718, 523 का 3 आ गया 2, 8, 5, 13, 720, 525, 631 का आ गया बच्चा 3, 2, 5 जा 10 और 3 में लिया 13.13 बाई 5। ठीक है, ये हमारा एवरेज वैल्यू निकालने का एक तरीका है। तो ये वैल्यू क्या है कि 5, 2 जा 10, 3 31, 5, 6 जा 30, 1 हुआ, फिर 5, 2 जा हम लोग 10, डेसिमल के 2 पॉइंट तक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.62 इज़ द एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, इसी मीन वैल्यू को बच्चों हम लोग क्या मानते हैं? ट्रू वैल्यू। ठीक है, बताया था तुमको इसके पहले क्लास में कि जहाँ ट्रू वैल्यू ना पता हो, बस रिपीटेड ऑब्जर्वेशन हमको पता है, अलग अलग रीडिंग्स हमको पता है, मगर ट्रू वैल्यू नहीं पता, तो नियम ये कहता है कि उन सभी वैल्यूज़ का बेटा एवरेज निकाल लो, वही जो एवरेज आएगी तुम उसको ट्रू वैल्यू मान सकते हो। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ऐसा रूल कहता है। ठीक है, दिस इज ट्रू वैल्यू।
और यू कैन से वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, बहुत नज़दीक होगा ये ट्रू वैल्यू के, ऐसा लोगों का मानना है। तो अब हमें ट्रू वैल्यू मिल गया। अब हम लोग क्या बोलते हैं कि इस अलग अलग ऑब्जर्वेशन में एरर कितना है वो निकाल लिया जाए। तो अगर मैं डेल्टा T1, टी इस टाइम पीरियड, टी की बात करते हैं, डेल्टा T1, और जब एरर निकालोगे तो मैं तुम क्या बताया था, जब एरर निकालोगे बालक तो हमें किसी में से किसी को माइनस नहीं करना है, बस डिफरेंस देखना है, डिफरेंस कि जो ट्रू वैल्यू है और जो पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन है उसमें डिफरेंस कितना है, या फिर तुम लोग कह सकते हो कि मॉड ऑफ डिफरेंस दोनों के बीच का निकालना है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ट्रू वैल्यू और सारे ऑब्जर्वेशन में जो डिफरेंस है वो मैं लिख रहा हूँ। तो पहले ऑब्जर्वेशन का मैं कंपेयर करूँ तो डिफरेंस कितना आएगा बालक, 0.05। दूसरे ऑब्जर्वेशन का अगर मैं निकालने जाऊँ तो कितना आएगा, 0.11। तीसरे ऑब्जर्वेशन का अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूँ तो अगेन 0.11 ही आएगा। चौथे ऑब्जर्वेशन को अगर मैं चेक करूँ तो 2.57, 2.62, द डिफरेंस विल बी 0.05। और पांचवें ऑब्जर्वेशन में मैं क्या लिख रहा हूँ, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड है, फोर्थ है और ये बालक फिफ्थ है। ठीक है, तो 2.65 एंड 2.62, द डिफरेंस इज 0.03। तो ये बेटा हमने निकाला क्या, हर पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आ रहा है वो हमने निकाला। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, इसका एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर की एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं कि जो एब्सोल्यूट एरर है उसकी एवरेज वैल्यू क्या है। तो एब्सोल्यूट एरर की एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए लेट अस कॉल इट डेल्टा टी मीन। ठीक है, क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करके 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो 0.05 प्लस 0.11 प्लस 0.11 प्लस 0.05 प्लस 0.03 एंड द होल इज डिवाइडेड बाई बचा 5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 0.22, 0.32, 0.35, आई थिंक 0.35 डिवाइडेड बाई 5। देख लेना, फिर देख लो, 0.11 क्या हो गया, 0.22 और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 0.1, तो 0.32 और 0.32 और ये कितना हो जाएगा 0.35/5। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.07 इज योर मीन वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ये सब एब्सोल्यूट एरर हैं मगर अलग अलग ऑब्जर्वेशन के हैं। ये पहले ऑब्जर्वेशन का हमारा एरर है, ये दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमारा एरर आया है, तीसरे ऑब्जर्वेशन का हमारा एब्सोल्यूट एरर है। तो ये पांचों ऑब्जर्वेशन का एवरेज हमको निकालना होगा एब्सोल्यूट एरर। तो सभी को ऐड किया और 5 से डिवाइड कर दिया तो 0.07 सेकेंड आ गया। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा डेल्टा टी मीन, टी की एवरेज वैल्यू। नाउ अब हमको फाइंड करना था रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर निकालने का हमने फॉर्मूला क्या बताया था, डेल्टा टी की मीन वैल्यू और जो हमारे ऑब्जर्वेशन की मीन वैल्यू है जिसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, ये हमारा फॉर्मूला होता है रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर इज डेल्टा टी मीन इज 0.07 and this is your how much 2.62 into 100, सॉरी अभी 100 नहीं, अभी तो हम रिलेटिव निकालें। तो ये हो गया हमारा बच्चा रिलेटिव एरर। इसको सॉल्व करके तुम हमें बता सकते हो कि इसका एक्चुअल आंसर क्या आएगा। इट कुड बी रिटन एज 7/262। तो बस मुझे इसका आंसर सबको बताओगे कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। एंड नाउ परसेंटेज एरर इन ऑब्जर्वेशन, जो हमारा ऑब्जर्वेशन है उसमें परसेंटेज एरर कैसे निकालते हो, तो डेल्टा टी का जो मीन वैल्यू है वो लिया और टी का जो मीन वैल्यू है वो लिया, यानी कि रिलेटिव एरर में 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। मुझको सॉल्व करके सारे बच्चे आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि रिलेटिव एरर और परसेंट एरर की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, बट मोर इम्पॉर्टेंटली इन आंसर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों ये मैथड, और ये उससे इम्पॉर्टेंट है कि मेथड हम लोग अप्लाई कर क्यों रहे हैं।
क्या इसके पीछे रीज़न है। हमको ट्रू वैल्यू नहीं पता तो कैसे निकालेंगे, एवरेज निकाल के निकालेंगे। तो ढेर सारे एब्सोल्यूट एरर हमको मिल जाएंगे, उनका एवरेज निकालेंगे तो कोई एक वैल्यू मिलेगी एब्सोल्यूट एरर की, उसके हिसाब से फिर हम लोग फाइंड कर लेंगे क्या रिलेटिव एरर है और क्या परसेंटेज एरर है। ठीक है, तो ये एक प्लेन सिंपल से ऑब्जर्वेशन में जहाँ में कुछ भी ना पता हो हम लोग एरर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक मैथमेटिक्स को लगा करके। तो यहाँ से शुरुआत होती है एरर के अंडरस्टैंडिंग की। यहीं से तुमको समझना होगा, सोचना होगा कि एरर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे बनते हैं। अप्रोच शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, तो जल्दी करना है, अगले क्वेश्चन के तुरंत चलना है जल्दी। चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। और जैसा कि मैं तुमको कहूँ कि बहुत बेसिक से, बहुत ज़ीरो से स्टार्ट करना, एकदम छोटे छोटे क्वेश्चन से समझ स्टार्ट करना ताकि पहले बेसिक क्लियर हो, फिर आगे देखेंगे PYQs में कैसे क्वेश्चंस आए हैं, हमें क्वेश्चंस अलग अलग कैसे मिलेंगे, सबकी बात करेंगे। लेकिन पहले अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए शुरुआत ज़ीरो से करनी होगी। तो चलो एक और क्वेश्चन लेके चलता हूँ मैं। और क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं तुमको ये एग्ज़ाम में आएंगे या फिर तुमको एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस में इनका तुमको हेल्प मिलेगा, ज़रूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पानी, वाटर को हमने हीट किया, वाटर इज़ हीटेड, वाटर को हीट किया, कहाँ से कहाँ हीट किया, तो 30.0 प्लस माइनस 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका इनिशियल टेम्परेचर बता रहा है, टू 40.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वाटर को हमने हीट किया, कहाँ से कहाँ तक, 30 डिग्री सेंटीग्रेड उसकी इनिशियल वैल्यू थी। इसका अच्छा मतलब क्या हो कि वाटर का इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें 0.1 का 19-20 है, ऊपर नीचे हो सकता है, एरर है। अब हमको वाटर को हीट करना है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया और 40 डिग्री सेंटीग्रेड के मेजरमेंट में 0.2 का हमको एरर ऐसा मिला। तो पूछा तुमसे क्या है, फाइंड परसेंटेज एरर इन डिफरेंस, और यू कैन ऑल्सो से चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। वाटर के टेम्परेचर में जो डिफरेंस हुआ या वाटर के टेम्परेचर में जो चेंज हुआ उसमें परसेंटेज एरर कितना आएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। पानी का इनिशियल टेम्परेचर दिया है 30, जिसमें कुछ एरर है, उसको गर्म करना है 40 तक, उसमें भी कुछ एरर है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टेम्परेचर में चेंज हुआ है, ठीक है, उसमें कितना परसेंटेज एरर होगा वो हमको फाइंड करना है। तो अगर मैं यहाँ से अगर तुमको फॉर्मूला बताऊँ तो टेम्परेचर में डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग डेल्टा टी या कैपिटल टी बोल दो, हम लोग कैपिटल टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 ही करेंगे। ठीक है भाई, टी क्या है, दोनों के बीच का, दोनों का टेम्परेचर का डिफरेंस या टेम्परेचर में चेंज कह सकते हो। तो टी इज टेम्परेचर में चेंज, दैट इज T2 माइनस T1, जैसे निकाल तो फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर। लेकिन अब तो ये तो फॉर्मूला मिल गया कि हमको हमें डिफरेंस निकालना है, फाइनल डेस्टिनेशन। अब अगर इसमें एरर है, इसमें भी एरर है, तो जाहिर सी बात है डिफरेंस में भी एरर आएगा। हम लोग पढ़ चुके हैं, एरर ऑफ सम एंड डिफरेंस पढ़ाया गया था, याद करो। तो अगर हम लोग एरर की बात करें, डेल्टा टी इज इक्वल टू, तो क्या होगा फॉर्मूला, डेल्टा T2 प्लस डेल्टा T1। बताया था मैंने कि चाहे सम हो चाहे डिफरेंस हो, एरर निकालते वक्त दोनों का एरर मुझको ऐड ही करना है। मैं तुमको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसके पहले का लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है तो जा करके उसको ज़रूर से देखो, तभी ये सारी बातें क्लियर हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया तुमको फॉर्मूला ना कि अगर z इज इक्वल टू a माइनस बी है तो एरर इन z इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एरर इन a प्लस एरर इन b। याद है फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, उसी फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पे लगा रहे हैं। एरर इन t इज इक्वल टू एरर इन T2 प्लस एरर इन T1। इस निगेटिव से घबराना नहीं, एरर हमेशा ऐड करना है, चाहे सम का हो चाहे डिफरेंस का हो। तो टेम्परेचर चेंज में जो ये एरर है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं लिख दे रहा हूँ,
दैट दिस इज एरर इन टेम्परेचर चेंज, ठीक है। इनफैक्ट एब्सोल्यूट एरर है कि नहीं। एब्सोल्यूट एरर इन टेम्परेचर चेंज इज इक्वल टू डेल्टा T2 कितना है बालक 0.2, डेल्टा T1 कितना है 0.1, तो डेल्टा T इज इक्वल टू कितना आ गया 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा एब्सोल्यूट एरर आया उनके टेम्परेचर के डिफरेंस में, लेकिन हमें परसेंटेज एरर फाइंड करना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होगा, एब्सोल्यूट एरर बाई इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है ये तो हमको पता ही है, और टी दोनों का जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो तो निकालो पहले। T2 इज़ 40 एंड T1 इज़ 30, तो टेम्परेचर का डिफरेंस कितना आ गया 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये हमारा टेम्परेचर का डिफरेंस मिल गया और ये टेम्परेचर के डिफरेंस में एब्सोल्यूट एरर मिल गया। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला 0.3 बाई 10 इंटू 100, 10 से 10 कैंसिल डाउन एंड यू गॉट द एरर इज 3%, ठीक है। तो परसेंट वाइज बात करोगे तो जो हम उनके टेम्परेचर में डिफरेंस निकाला हमने, उनके टेम्परेचर में जो डिफरेंस निकाला 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें 3% का एरर हो सकता है। अच्छा इसका मतलब क्या पता है, 10 का 3% कितना होगा, 10 का 1% कितना होगा 0.1, तो 10 का 3% कितना होगा 0.3। तो इसको मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूँगा, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 प्लस माइनस 40 बोल रहा हूँ, 10 आया ना, तो 10 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे कह सकते हो, ठीक है। इसका मतलब हुआ तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर का डिफरेंस है, जिसमें 0.3 का एरर हो सकता है, या तो उससे अधिक या तो उससे कम। मतलब ऐसे भी कह सकते हो कि टेम्परेचर का डिफरेंस 10 में से 3 ऐड करोगे 10.3, मैथ्स करोगे कितना का 9.7, तो 9.7 से मतलब जो कहने की बात ये है कि 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में इनके टेम्परेचर का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। जो टेम्परेचर का डिफरेंस है 30 और 40 का 10, वो 10 एग्जैक्ट नहीं है, चूँकि इनमें एरर है तो जो डिफरेंस 10 है उसमें भी इतना एरर आएगा, यानी जो डिफरेंस है वो 10 न होकर के 9.7 से 10.3 के बीच में हो सकता है कुछ भी। 9.7 कैसे आया मैथ्स करने पर, 10.3 कैसे प्लस करने पर, तो मैंने ऐसा बता दिया। मतलब मेन जो क्वेश्चन था हमारा यहीं पे फिनिश हो गया था कि जो एरर आएगा वो 3% आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, जो तुमको ध्यान रखनी है कि भले ही एक्सप्रेशन हमारा नेगेटिव हो, लेकिन जब एरर निकालोगे तो एरर हमको ऐड ही करना होता है। हम लोग इस बात को पढ़ चुके थे, बस यहाँ पे फिर से अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए, ताकि एकदम दिमाग साफ रहे कहाँ पे क्या करना है और किस चीज़ का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लिया जाए, एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट जल्दी। तो चलते बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ठीक है। जो पढ़ हमने अभी उसी पर एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। डिफरेंस का हो गया, चलो सम की बात भी कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास बच्चों 2 कंडक्टर है, ठीक है, और दोनों कंडक्टर के रेजिस्टेंस हम लोग को बता दिए गए हैं, ठीक है। पहला कंडक्टर का रेजिस्टेंस है मान लो 10 प्लस माइनस 10.0 प्लस माइनस 0.2 ओम, ये पहले कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा कंडक्टर भी हमें एक दिया हुआ है जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू है R2 इज इक्वल टू 15 ओम, जिसमें थोड़ा सा प्लस माइनस 3 ओम का एरर हो सकता है, ठीक है। ये 2 कंडक्टर हमको दिए हुए हैं। अब कह रहा है कि इन कंडक्टर को बच्चों सीरीज़ कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो, जोड़ दो, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, ठीक है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ने के बाद
इसका जो इक्विवेलेंट होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा ना, इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा इस कॉम्बिनेशन का, उस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो इनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हमको पता करना है कि इनको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा उसमें परसेंटेज एरर कितना होगा। मतलब इनके अलग अलग एरर्स, मतलब रेजिस्टेंस में अगर अलग अलग एरर है तो उनको कंबाइन करेंगे, जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन में भी कुछ ना कुछ एरर होगा, तो कॉम्बिनेशन में कितना परसेंटेज एरर आएगा वो हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। तो अगर ये फॉर्मूला हम लोग याद रखे हों, Z इज इक्वल टू A प्लस बी जैसा एक्सप्रेशन हो, तो एब्सोल्यूट एरर Z में इज इक्वल टू क्या होता था, एब्सोल्यूट एरर A का प्लस एब्सोल्यूट एरर B का। याद है फॉर्मूला कि अगर कोई एक्सप्रेशन एडिशन के फॉर्म में है तो जो एक्सप्रेशन में टोटल एरर है वो दोनों के, या जो तीन भी हो सकते हैं, तो उनके टोटल एरर के सम के बराबर होता है। तो अगर इस चीज़ को यहाँ अप्लाई करूँ तो आर इक्विवेलेंट में अगर एरर हमें चाहिए तो वो दोनों रेजिस्टेंस के एरर का सम होगा उस फॉर्मूले को फॉलो करते हुए। यही सब बेसिक बात हमको समझनी है, कहाँ पर क्या चीज़ कैसे करनी है, कहाँ पर एडिशन पे कैसे एरर निकालना है, फॉर्मूला एक्सप्रेशन अगर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में तो वहाँ कैसे निकालना है। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू डेल्टा R1 0.2 प्लस डेल्टा R2 0.3। तो जो डेल्टा आर इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा 0.5 ओम। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। अच्छा, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाए तो 10 प्लस 15 ये कितना हो जाएगा 25 ओम, ठीक। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन आर इक्विवेलेंट। तो उसके लिए फॉर्मूला बताइए, डेल्टा आर इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट इंटू क्या करना होगा 100, जैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर। तो डेल्टा आर इक्विवेलेंट है 0.5, आर इक्विवेलेंट है 25 इंटू 100, तो ये कितना आएगा तुम्हारा 2%। तो 2% का हमारे रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट अगर हम इन दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करेंगे तो जो कॉम्बिनेशन आएगा उस कॉम्बिनेशन की जो वैल्यू आएगी, जो 2500 तुम देख रहे हो, इस 2500 वैल्यू में बच्चा 2% का एरर होगा। कहने का मतलब ये है, बात को समझो, सिर्फ आंसर निकाल के हटना नहीं है, उसका मतलब समझो कि 25 ओम जो कॉम्बिनेशन आया है इसमें हम लोग श्योर नहीं है, क्योंकि इनको कंबाइन करने वालों में एरर था, इसलिए इसमें भी एरर होगा, और वो कितना होगा, तो वो होगा 2%। तो ये 25 ओम जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसमें 2% का एरर हमको मान के चलना होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन मेथड था, बेसिक्स है, अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, हमको समझाते हैं कि एरर कैसे निकालते हैं, क्या होता है, ठीक। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि हर बच्चे को पहले क्लियर हो कि एरर का कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो डू इट। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते तुरंत। तो हमने एडिशन पर क्वेश्चन कर लिया, सब्ट्रैक्शन पर भी क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग जैसे आगे पढ़े थे एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, फिर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन पे एरर कैसे निकालते हैं ये पढ़ा था। तो उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस पहले समझते हैं कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक बेसिक सा क्वेश्चन मान लो, क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन देखो तुम्हारे एक कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करने के लिए है, कहाँ पर क्या करना होता है, फिर क्वेश्चंस तो हमें बहुत ढेर सारे करने ही है। जैसे मान लो कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगल हमको दिया हुआ है, इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ हमने नापी। तो लेंथ जब मैं नापा इसका, तो लेंथ की वैल्यू 20.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर इसकी लेंथ बताई गई। मतलब 20 सेंटीमीटर लेंथ है, उसमें 0.2 का एरर हो सकता है। कहने का मतलब ये है, इसकी जो ब्रेथ है उसको जब नापा गया तो 10.0 n प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर का उसमें मेज़रमेंट आया।
तो जाहिर सी बात है कि इसकी लेंथ और ब्रेथ में एरर होगा। तो इस रेक्टेंगल का अगर मैं एरिया फाइंड करूं कि इसका एरिया कितना है, तो जाहिर सी बात है उस एरिया में भी कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलेगा। भाई हम लोग एरिया सीधे तो मेज़र नहीं कर सकते, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया चाहिए तो एरिया को मेज़र तो करेंगे नहीं, भाई एरिया को कैलकुलेट करते हैं। लेंथ और ब्रेथ को हम लोग मेज़र करते हैं, उससे एरिया कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इनके मेज़रमेंट में एरर है तो एरिया में भी एरर आएगा। तो एरिया का फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं, A इज़ इक्वल टू एल इंटू बी। याद आ रहा है? जब हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे तो याद करो, जब मैं तुमको फॉर्मूला पढ़ाया था Z इज़ इक्वल टू A इंटू बी, तो यहाँ पर हम लोग रिलेटिव एरर का फॉर्मूला निकालते थे कि एब्सोल्यूट एरर नहीं, एब्सोल्यूट एरर केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में है। यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो रिलेटिव एरर का बनता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न में। तो रिलेटिव एरर इन Z इज इक्वल टू क्या था बालक? रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B। ये फॉर्मूला था, वही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर ये एडिशन होता तो एब्सोल्यूट एरर ऐड होता, मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर पे रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनता है। यही सब छोटी छोटी बातों को बस ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कैसा फॉर्मूला बनने वाला है। तो यहाँ जो होगा रिलेटिव एरर इन एरिया इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन लेंथ प्लस रिलेटिव एरर इन ब्रेथ। ठीक है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा क्वेश्चन में बेटा कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। एरिया के कैलकुलेशन में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आएगा अगर लेंथ और ब्रेथ में इतना एरर है तो यहाँ से रिलेटिव एरर फाइंड कर लें, फिर निकाल सकते हैं आराम से हम लोग परसेंटेज एरर। तो डेल्टा एल इज़ 0.2 एंड एल इज़ 20 प्लस डेल्टा बी इज़ 0.3 एंड एल बी इज़ 10। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो डेल्टा ए बाई ए दैट इज़ रिलेटिव एरर इन एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? आई थिंक 0.01 तो यहाँ से मिलेगा हमको और 0.03 यहाँ से मिल जाएगा। तो रिलेटिव एरर इन एरिया कितना आ गया? 0.04 आ गया। ठीक है, देयरफॉर परसेंटेज एरर इन एरिया, तो परसेंटेज क्या करते हो? एब्सोल्यूट एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाई 100 करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? 0.04 इंटू 100 किया तो कितना आ गया? 4% का मैक्सिमम परसेंटेज एरर हमको मिलेगा इन कैलकुलेशन ऑफ एरिया। ठीक है, तो अगर ये वैल्यूज़ हमारे लेंथ और ब्रेथ की है तो उससे अगर एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 4% की एरर के साथ हमको तैयार रहना होगा। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ गया होगा एटलीस्ट। ये तो समझ में आ ही गया कि ऐसे क्वेश्चंस में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, क्या इस फॉर्मूले का मतलब होता है, जो सर ने पढ़ाया था उसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं, कब कहाँ कैसे अप्लाई होगा, यही चीज़ तुमको सिखाना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन डन। चलते हैं फिफ्थ की तरफ। इसे अच्छे से आज मैक्सिमम क्वेश्चन मैं ही कराऊंगा ताकि पहले अंडरस्टैंडिंग बन जाए, फिर तुमको तो करना ही है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और डिवीज़न पर भी कर लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन अगर डिवीज़न के फॉर्म में आता है तो कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए एक क्वेश्चन फिफ्थ में लेता हूँ तुम्हारे लिए। एक पार्टिकल है, इसके द्वारा चले गए डिस्टेंस और टाइम को हमने मेज़र किया। तो एक पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रैवल करी ए से बी तक, जिसकी वैल्यू दी गई है 40 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर। ये मान लो इसकी डिस्टेंस हमको दी गई है कि 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, उसमें प्लस माइनस 0.4 का एरर हो सकता है और इस डिस्टेंस को कवर करने में टाइम भी लगा होगा। तो पार्टिकल ने इस डिस्टेंस को कवर किया इन टाइम 15 प्लस माइनस 0.2 सेकेंड्स। ठीक है, अब जाहिर सी बात है हमने डिस्टेंस नापने में कुछ एरर लगाया, टाइम को मेज़र करने में कुछ एरर आया। तो स्पीड, अगर मुझको इस पार्टिकल की स्पीड डिफाइन करनी हो तो मैं स्पीड को डायरेक्ट कैलकुलेट तो नहीं, डायरेक्ट मेज़र तो नहीं कर सकते ना
भाई किसी पार्टिकल की स्पीड को सीधा हम मेज़र नहीं कर सकते, हम डिस्टेंस और टाइम को मेज़र करके स्पीड कैलकुलेट करते हैं। दिस हाउ यू फाइंड स्पीड ऑफ एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो अगर मुझको डिस्टेंस निकालने में एरर मिल गई, टाइम निकालने में एरर आ रहा है, तो जाहिर सी बात जो स्पीड हम कैलकुलेट करेंगे उसमें भी क्या होगा, एरर होगा। तो स्पीड का फॉर्मूला जैसा कि हम जानते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब यहीं पर बात करो कि हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे z इज इक्वल टू ए अपॉन बी, पढ़े थे। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 7 नहीं देखा है जा करके देखें, बड़े अच्छे से पूरे फॉर्मूले को एक्सप्लेन हमने किया कि किस कंडीशन में कैसे एरर निकालते हैं। तो अगर एक्सप्रेशन क्वोशंट के फॉर्म में हो, डिवीज़न के फॉर्म में हो, तो यहाँ पर भी जो रिलेटिव एरर इन z है वो वही होगा जो मल्टीप्लिकेशन के लिए था, रिलेटिव एरर इन a प्लस रिलेटिव एरर इन b। ठीक है, तो फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, इसीलिए ये सारे क्वेश्चंस मैं तुम्हें करा रहा हूँ। तो अगर हमारे पास फॉर्मूला डिवीज़न के फॉर्म में है तो भी हमको ऐसे ही फॉर्मूला लगाना होता है। तो हो गया डिवीज़न के फॉर्म में, फॉर्मूला जो उसको अप्लाई तो करो। तो अब इस फॉर्मूले को अगर मैं लगाऊं तो रिलेटिव एरर इन स्पीड इज इक्वल टू रिलेटिव एरर इन डिस्टेंस प्लस रिलेटिव एरर इन टाइम कर सकते हैं। तो रिलेटिव एरर इन डिस्टेंस कितना है बालक, 0.4 ये हो गया, और ये कितना है 40। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस इसका हमें कितना दिया है 15, 0.2 एंड टाइम कितना है 15। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि रिलेटिव एरर क्या था इस स्पीड में। एंड वंस, और जब फाइंड क्या करना है वो तो मैं बता दूँ कि ये चीज़ तुमको दिया हुआ है और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन स्पीड। स्पीड में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितनी आएगी, अगर परसेंटेज एरर, अगर एरर इनमें हमको दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है, जो सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब रिलेटिव एरर फाइंड किया जाए तो अगर मैं इसको फाइंड करूँ तो कितना आएगा, 1/100 हो जाएगा ये। अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो ये कितना आएगा 400, तो 1/100 यानी कि 0.01 तो ये हो गया। एंड प्लस अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये कितना हो जाएगा 1/75, तो 1/75 तुम्हारा ये हो गया। ठीक है, तो 0.01 इसको भी हम लोग 1/100 ही कह देते हैं, है ना, दोनों फ्रैक्शन को ठीक रहेगा। तो 1/100 प्लस 1/75 इज द, ये हमारा आंसर आ रहा है अल्टीमेट। देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ स्पीड, ये तो रिलेटिव एरर है, परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एरर के लिए व्हाट वी हैव टू डू जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से इस पर मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1/100 इंटू 100 प्लस 1/75 इंटू 100। क्लियर है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये तो हो गया 1%, और प्लस ये कितना हो गया 4/3। तो 4/3 को अगर हम लोग सॉल्व कर ले तो 1 + 1.33 कह सकते हैं। तो कुल मिला जुला के बात इतनी सी है कि 2.33% का मैक्सिमम परसेंटेज एरर स्पीड को कैलकुलेट करने में हमको प्राप्त होगा। अगर डिस्टेंस और टाइम में हमने इतना एरर किया है तो स्पीड में इतना एरर हमको क्लियर होगा। ठीक है, दिस इज़ हाउ यू फाइंड द एरर। अब मुझको पता चल गया कि स्पीड में इतनी एरर है, तो हम उसके हिसाब से अपना कैलकुलेशन आगे करेंगे फिर। तो वही तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि एरर होना गलत बात नहीं है, हमें बस उस एरर को जान लेना है कि इस कैलकुलेशन में, इस मेज़रमेंट में ये एरर है, ताकि उसके हिसाब से फिर आगे हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो 5th इज डन, चलेंगे 6th की तरफ। इसे अच्छे समझ लो, कॉपी कर लो, कोई डाउट है ज़रूर बताना जल्दी। चलो अब इस पर एक 6th क्वेश्चन मैं तुम्हें करने को, सारे बच्चे कॉपी पेन लेकर तैयार रहे। एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने तुम्हें खुद करने को दे रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा ओम्स लॉ के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है।
ठीक है, हम सब जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इन ओम्स लॉ में हमने एक कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को नापा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र किया। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू आई वो 10.0 प्लस माइनस 0.2 वोल्ट, ये पोटेंशियल डिफरेंस में एरर आ रहा है, ठीक है, 10 वोल्ट प्लस माइनस 0.2। और उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट को मैंने मेज़र किया, तो इलेक्ट्रिक करंट 2 एम्पियर प्लस माइनस 0.1 एम्पियर का उसमें मान लो एरर आए, 2.0 बोल दो, 2.0 एंड प्लस माइनस 0.1 एम्पियर का एरर है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक करंट में, ठीक है। तो अब हमको ये पता करना है कि इन डाटा से अगर हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करें, हम सब जानते हैं कि ओम्स लॉ का फॉर्मूला V = IR होता है, ठीक है। तो V = IR से अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे तो V/I होगा, ठीक है। तो अब हम अगर पोटेंशियल डिफरेंस में एरर लाएंगे और करंट में एरर लाएंगे तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस की वैल्यू में भी एरर आएगा। तो तुमसे वही क्वेश्चन पूछा गया है कि फाइंड द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर होगा। ये वही एक्सप्रेशन है Z = A/B वाला, वैसे ही सॉल्व होगा Z = A/B। जैसे अभी कि हमने डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 मिनट का तुमको टाइम दे रहा हूँ, इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करके झट से रेजिस्टेंस में मैक्सिमम एरर निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे, फिर मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो देखना तुम्हारा आंसर क्या है। मगर मेरे करने से पहले वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। 2 मिनट का मैं तुमको समय देता हूँ जल्दी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए इसको सॉल्व करें सारे बच्चे। अगर डिस्टर्बेंस है वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसके बाद हमें इसका आंसर चाहिए। फॉर्मूला हमको पता है कौन सा लगाना है। अगर Z = IB है तो रिलेटिव एरर इन Z क्या होता है, रिलेटिव एरर इन A प्लस रिलेटिव एरर इन B, ठीक है। तो Z = A/B जैसा ही फॉर्मूला है R = V/I का। एकदम आसान सा क्वेश्चन है, बस जो पढ़े उसको बस अप्लाई कर दें जल्दी। बहुत ध्यान से देखते हुए क्वेश्चन को समझते हुए, जल्दीबाजी की बात नहीं है। अच्छे से देख लो, मेथड देख लो, सीख लो, समझ लो। आगे क्वेश्चन तो हमें बहुत सारे करने ही इस पर, ठीक है, मगर पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि करते कैसे हैं क्वेश्चंस। जल्दी क्विक। तो इसके बाद लोग फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सारे बच्चे अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रेजिस्टेंस में मैक्सिमम परसेंटेज एरर किसका कितना आया, उसके हिसाब से हम लोग फिर अपना आंसर मिलाएंगे, ठीक है। जल्दी यही हमला करने का तरीका होगा। कुछ क्वेश्चंस मैं करूँगा, कुछ तुम करोगे, तब जाकर के इस क्लास का जो कह सकते हो कि सिग्निफिकेंस है वो तुमको मिलेगा, ठीक है। तो किया सबने, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो चलो मैं अब कर रहा हूँ, सारे बच्चे अपना आंसर मिलाएंगे, देखते हैं कैसे करेंगे। तो R = V/I है, तो अगर इस फॉर्मूले को यहाँ में लगाऊँ तो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस = रिलेटिव एरर इन वोल्टेज प्लस रिलेटिव एरर इन इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिलेटिव एरर इन वोल्टेज इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल्टा V इज़ 0.2 और V कितना है बलक 10 प्लस डेल्टा I इज़ 0.1 और I कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा,
डेल्टा आर बाई आर, ये कितना आ जाएगा 0.02, तो ये हो गया। एंड 0.1/2, तो 0.1/2 की वैल्यू कितनी आएगी 0.05 आएगी। तो समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जो रिलेटिव एरर इन रेजिस्टेंस आया वो कितना आ गया बलक 0.07, ठीक है। देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेजिस्टेंस जो हमसे पूछा गया था उसका फॉर्मूला क्या होगा, जो भी रिलेटिव एरर है उसमें हमें 100 से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो 0.07 इंटू 100 किया तो कितना आ गया, ये 7% इज़ द आंसर, ठीक है। तो 7% का रेजिस्टेंस में मैक्सिमम एरर आएगा अगर वोल्टेज और करंट की वैल्यूज़ में ऐसे कुछ मेजरमेंट हमको मिलते हैं तो, ठीक है। तो वैसे ही क्वेश्चन था, इससे मैंने करने को दे दिया, उसमें भी कभी क्वेश्चंस बनते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस हमको आने चाहिए, ठीक है। तो अभी जो लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सिर्फ ये समझने के लिए कि एरर में हर फॉर्मूले को यूज़ कैसे करते हैं, परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, कहाँ रिलेटिव एरर का फॉर्मूला बनता है, कहाँ पे एब्सोल्यूट एरर से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। पहले ये तो समझ लो, फिर तो क्वेश्चंस करने ही हमको आगे। तो 6th is 10, चलेंगे 7 की तरफ। इसको अच्छे से कॉपी कर लो, पर जिनका नहीं आया है वो लोग, ठीक है, जल्दी। अब चलते क्वेश्चन में 7 की तरफ। क्वेश्चन में 7 एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन 7 हमसे कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कुछ इस फॉर्मूले से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, x = a³ b² स्क्वायर रूट ऑफ c इंटू डी, ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है कि जैसे हमने a को, b को, c को और d को मेज़र किया और फिर मेज़र करके x कैलकुलेट किया, ठीक है। x को हम लोग डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, a को, b को, c को, d को मेज़र करके x कैलकुलेट करेंगे, ये एक्सप्रेशन तुमसे कहना चाह रहा है। मगर जो हम लोग a, b, c और d को मेज़र करने गए तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि इनमें एरर आए। तो क्वेश्चन कर रहा है कि a, b, c और d में परसेंटेज एरर उसी ऑर्डर में 1%, 3%, 4% और 2% है रेस्पेक्टिवली, इन द सेम ऑर्डर, जैसे ऑर्डर में लिखा उस ऑर्डर में एरर लिखे गए। तो अगर ए में, बी में, सी में, डी में परसेंटेज एरर 1%, 3%, 4%, 2% हो तो एक्स में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना होगा, हमको ये फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात, अगर ए, बी, सी, डी में एरर होगा तो एक्स में भी कुछ ना कुछ एरर आएगा ही, तो कन्फर्म है। तो हमने इसके तुमको फॉर्मूला बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम, और तुमसे पूछा क्या है, तो तुमको एरर दिए, तो तुमको दिया है, तुमसे कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने में मैक्सिमम परसेंटेज एरर कितना आ सकता है अगर ए, बी, सी, डी में एरर्स इतने आए हैं तो इसका तुमको फॉर्मूले में बताया था कि जो भी पावर है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते हैं एरर्स में। जैसे तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ एक्स, ए का क्यूब है ना, तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए, यही फॉर्मूला बनता है। बी का पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन बी, प्लस सी के पावर 1/2 है। जो बस पावर देखना है, वो ऊपर है, नीचे है, दाएं है, बाएं, उससे मतलब नहीं, बस पावर देखो और उसको यूज़ करो। तो प्लस सी के पावर कितना है 1/2 परसेंटेज एरर इन सी। इसमें हमेशा जो पावर होगा, उनका एक्सपोनेंट होगा, उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछा है तो। और प्लस डी के पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इन डी, है कि नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 3 इंटू परसेंटेज एरर इन ए कितना है, 1% का एरर है इसमें, प्लस 2 इंटू बी में परसेंटेज कितना है, 3% का एरर है, प्लस 1/2 सी में 4% का एरर है, और प्लस 1 इंटू डी में 2% का एरर आ रहा है। तो कितना हो गया ये 3 + 6 + 2 + 2, 2 2 4 6 10 + 3 कितना आ गया बलक 30% का
मैक्सिमम एरर आ सकता है एक्स को कैलकुलेट करने में, इससे कम हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो एक्स को कैलकुलेट करने में मैक्सिमम 13% का एरर हमको देखने को मिल सकता है। मेथड को देखना, हालांकि बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस अगर आते हैं तो नीट वगैरह में क्वेश्चंस तुमको ऐसे देखने को अक्सर मिल जाते हैं। तो जो भी नीट की प्रिपरेशन करने वाले बच्चे हैं, इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें, ऐसे क्वेश्चंस तुमको कई दफ़ा तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलते हैं। तो मेथड वहाँ पे क्लियर होना चाहिए। पावर कहीं भी हो, अगर पावर नेगेटिव भी किसी का भी होगा तो भी हमको पॉजिटिव ही लेके चले। अभी करेंगे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस इस एक्सप्रेशन पर, अभी बहुत क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अभी बस हम लोग समझ रहे हैं कि हर जगह कैसे फॉर्मूले को अप्लाई करना है किसी गिवन क्वेश्चन में। तो 7th इज डन, चलते 8th की तरफ। जल्दी पहले से अच्छे से कॉपी कर लो। चलो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस भी समझते हैं कैसे करना है इनको। जैसे क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन 8 ये कह रहा है कि एक स्फीयर है, हमको इसके वॉल्यूम को मेज़र करना है, ठीक है, वॉल्यूम को पता लगाना है। तो वॉल्यूम को डायरेक्ट थोड़ी मेज़र करते हैं यार, हम इसका रेडियस निकालते हैं। रेडियस अगर हमको पता होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम तो डिपेंड कर रेडियस पर, तो रेडियस हम लोग मेज़र करेंगे। कैसे मेज़र करते हैं? स्क्रू गेज हो गया है ना, वहाँ से पता कर सकते हो इसका रेडियस क्या है। तो कई तरीके हैं जहाँ से लोग पता कर सकते हैं। हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज पे। तो मान लो इनको यूज़ करके इसका रेडियस डायमीटर फाइंड कर रहा हूँ मैं, तो इसका रेडियस डायमीटर फाइंड कर रहा हूँ, तो हम लोग जानते हैं कि भाई वर्नियर कैलिपर हो चाहे स्क्रू गेज हो, वहाँ पर पे एरर आते हैं, ज़ीरो एरर जिसको बोलते हो, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर, ये सब आते हैं। तो हो सकता है कि रेडियस में कुछ एरर हो, उससे वॉल्यूम में कितना रहेगा ये हमको पता करना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियस में परसेंटेज एरर 2% है, रेडियस के मेजरमेंट पे एरर 2% आ रहा है। तो फाइंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंटेज आएगा अगर रेडियस में 2% है। तो देख लो फॉर्मूला वॉल्यूम का, वॉल्यूम आर पे डिपेंड कर रहा है, आर में गड़बड़ तो वी गड़बड़। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में, ऐसे फॉर्मूले में अगर कोई कांस्टेंट हमारे पास है, ठीक है, अगर कोई कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कोई काम नहीं है एरर को कैलकुलेट करने में। 4/3 पाई तो न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, इसमें क्या एरर होगा भाई? हम 4/3 पाई को मेज़र थोड़ी कर रहे हैं, उसकी तो हमको वैल्यू पता है, उसमें गलती कहाँ से होगी मेज़रमेंट में? तो मेज़रमेंट तो हम आर के साथ किए हैं, तो आर में एरर हो सकता है। तो 4/3 पाई चूँकि न्यूमेरिक कांस्टेंट है तो इसका एरर से कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम क्या होगा बताओ? बस जैसे फॉर्मूला होता है, पावर 3 है इज इक्वल टू 3 इंटू मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन रेडियस, जो फॉर्मूला पढ़े हैं अभी। तो रेडियस का परसेंटेज एरर हमें दिया था कितना बालक? 2%। तो उस हिसाब से वॉल्यूम में कितना परसेंट एरर आएगा? 6% का आएगा, ठीक है। वो छोटा सा क्वेश्चन था, मगर पता होना चाहिए कि हर क्वेश्चन को कैसे कैसे करते कैसे। तो अगर हमको वॉल्यूम, अगर रेडियस में एरर पता है किसी स्फीयर के, तो वॉल्यूम में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और देख लो, इसी से मिलता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। जैसे मान लो कि एक सिलेंडर है, अब एक सिलेंडर को लेते चलो, मैं एक सिलेंडर लिया, अब सिलेंडर का वॉल्यूम मुझे पता करना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम मैं डायरेक्ट थोड़ी मेज़र करूँगा, सिलेंडर का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए मैं मेज़र करूँगा उसका रेडियस, ठीक है। मैं मेज़र करूँगा उस सिलेंडर का हाइट, और जब ये दोनों मुझको मिल जाएंगे तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लगाऊंगा? v इज इक्वल टू पाई r²h, जो हम सब जानते हैं। तो अगर हमको रेडियस और हाइट पता होगा तब तो वॉल्यूम निकालेंगे, और हमको रेडियस और हाइट मेज़र करने में मान लो हमने गलती कर दी तो उसका खामियाजा वॉल्यूम को भुगतना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन में कह रहा है कि r में परसेंटेज एरर है 2%, ठीक है, और हाइट में परसेंटेज एरर है 1%। रेडियस को मैंने मेज़र किया, 2% का एरर दिखा रहा है, हाइट को मैंने मेज़र किया, 1% का एरर दिखा रहा है। ये सब परसेंटेज एरर दिखा रहे हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम में कितना मैक्सिमम परसेंटेज एरर आएगा अगर रेडियस और हाइट में इतने एरर है तो फिर लगा दो फॉर्मूला। फिर वही कहूँगा कि इसमें पाई एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, तो इसका एरर के में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। जो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूशन होगा रेडियस और हाइट से आएगा। तो रेडियस में एरर का क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर, हाइट का क्या इफेक्ट पड़ेगा वॉल्यूम पर, यही हमें कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, इनफैक्ट मैक्सिमम परसेंटेज वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा, बना दो फॉर्मूला। रेडियस की पावर 2 है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर इन रेडियस प्लस हाइट का पावर 1 है तो 1 इंटू परसेंटेज एरर इंटू परसेंटेज एरर इन हाइट। ठीक है, तो 2 इंटू ये हो गया 2% प्लस 1 इंटू 1 तो कितना आएगा 5% का मैक्सिमम एरर आएगा वॉल्यूम में अगर रेडियस और हाइट में हम लोग इतने एरर करेंगे तो। ठीक है, तो ये सब छोटे कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमको आने चाहिए कि कहाँ पर कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जल्दी करो, आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी और करेंगे। चलते चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है एरर पे, बहुत ऐसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं एग्जाम्स में। हम सब जानते हैं कि सिंपल पेंडुलम का यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो उससे अब क्वेश्चन देखो पूछते हैं। ये एक सिंपल पेंडुलम है। ठीक है, हम इसके टाइम पीरियड को कैलकुलेट करते हैं, आई मीन मेज़र करते हैं, और लेंथ को हम लोग मेज़र करते हैं और उससे जी को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, बहुत बेसिक सा एक्सपेरिमेंट है जी को कैलकुलेट करने वाला। तो फॉर्मूला जो टाइम पीरियड का होता है वो क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाई जी। अब यहाँ से जी कैसे कैलकुलेट किया जाए, दो तरफ स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो यहाँ से जी क्या मिल जाएगा, जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर। अब हम लोग करते क्या हैं बच्चा कि इसकी सिंपल पेंडुलम की लेंथ को मेज़र करते हैं, लेंथ को मेज़र करते हैं और इसके टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं और यहाँ पर पुट करके कैपिटल स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इमेजिन करो कि हमने लेंथ को मेज़र करने में गलती कर दिया, टाइम पीरियड को मेज़र करने में कुछ एरर आ गया, तो इन दोनों गलतियों का सीधा इफेक्ट किस पर पड़ेगा, जी पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मैं क्वेश्चन कैसे बनता है वो बता रहा हूँ, बहुत इसको समझना है क्वेश्चंस का फ्रेमिंग कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर लेंथ और टी को मेज़र करके मैं जी कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एल और टी शुड बी एररलेस, लेकिन इसमें अगर एरर है तो जी में भी एरर आएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेगा। वहीं से क्वेश्चन क्या बनेगा देखो, तो क्वेश्चन कहेगा कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम में स्मॉल जी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल पेंडुलम का हम लोग यूज़ करते हैं। इन एसएचएम यूजिंग सिंपल पेंडुलम वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी विद द गिवन फॉर्मूला, या शायद फॉर्मूला कभी दे भी ना, एंड वी फाइंड दैट कि परसेंटेज एरर इन लेंथ is 1.5% and that in time period is 2% और टाइम पीरियड में वो 2% है। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ जी। तो जी के कैलकुलेशन में कितना एरर आएगा अगर एल को कैलकुलेट करने में और टाइम को कैलकुलेट करने में हमारे पास एरर है तो जी में कितना एरर आएगा। तो तुमको पता है फॉर्मूला कैसे बनता है, इस चीज़ को देख के फॉर्मूला क्या बनाओगे, देयरफॉर मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जी इज इक्वल टू, ये तो हमारा एक न्यूमेरिक कांस्टेंट है, इसका फ़िलहाल कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो एल बाई टी स्क्वायर का मतलब 1 इंटू लेंथ में परसेंटेज एरर प्लस इसका पावर 2 है तो 2 इंटू टाइम पीरियड में परसेंटेज एरर।
तो लेंथ का परसेंटेज एरर दिया है हमको 1.5% और टाइम का दिया है हमको 2%। तो 2 2 जा 4 और 1 कितना हो जाएगा ये 5.5% इज़ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन जी। तो अगर एल और टी में हमको एरर पता हो तो हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि जी के कैलकुलेशन में कितना परसेंटेज एरर आएगा, है कि नहीं। तो ये भी एक क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग समझोगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। जल्दी से कर लो, आगे चलेंगे फिर। ओके फाइन। तो आज हम लोग बच्चों अपनी क्लास को स्टॉप करेंगे। तो आज की क्लास में जो क्वेश्चंस हमने किया है उस क्वेश्चन का मेन पर्पस ये है कि जो हम लोग इसके पहले फॉर्मूले पढ़े हैं, कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, उन सबको अच्छे से समझ लिया जाए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ें तो वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे पास रहे, ताकि आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो अभी ये ख़त्म नहीं है, अभी तो बस शुरुआत है बेसिक से। अभी आके बहुत क्वेश्चंस करेंगे, एडवांस लेवल तक पहुँचेंगे हमेशा की तरह। ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लो। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए तो उसका आंसर ज़रूर बताना, और मिलते हैं इस क्लास में। कुछ डाउट्स हो ज़रूर मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।